नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 9 का अगला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है काजीरंगा, है ना। तो किसी को ये नाम थोड़ा अजनबी लग सकता है कि भाई ये काजीरंगा क्या है ना। काजीरंगा ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है ना। अगर आपने अच्छे से अगर कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में आपको इसका जिक्र कहीं ना कहीं पे आया होगा। कोई बात नहीं। लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मतलब हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, है ना। मतलब ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड इन लैंग्वेज, है ना। कोई बात नहीं। तो देखते हैं कि काजीरंगा इस चैप्टर में क्या दिया गया है। देखो, सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के राइटर कि जिनका नाम है वसंत अवसरे, है ना। वसंत अवसरे, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो, वसंत अवसरे हे कवी, प्रवास वर्णनकार, यात्री हा यांचा फूट कवितांचा संग्रह आहे। चलो, मतलब वसंत अवसरे एक बहुत अच्छे कवि भी है, एक बहुत अच्छे प्रवास वर्णनकार, है ना। यानी इन्होंने इन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया है और ट्रैवल करते वक्त जो भी उन्होंने देखा ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश किया है एक किताब के रूप में। तो इसलिए इनको प्रवास वर्णनकार कहा जाता है। चलो, उसके बाद यात्री नाम का इनका एक कविता संग्रह भी है। चलो आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो भी प्रवास वर्णन लिखे हैं उन किताबों के नाम देख लेते हैं। देखो, भिक्षूंच्या प्रदेशातून, है ना। अब देखो, भिक्षु यानी आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म के जो धर्म प्रचारक होते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है ना। अब मुझे बताओ कि ये भिक्षु का प्रदेश किसको कहा गया होगा। एक तो नेपाल को कहा गया होगा, नहीं तो म्यांमार को कह सकते हैं, नहीं तो चाइना को भी कह सकते हैं ना। तो फिर अगर समझो कभी राइटर नेपाल को गया होगा, नेपाल नाम की कंट्री को, तो हो सकता है कि वहां का उन्होंने वर्णन इस किताब में लिखा होगा, भिक्षुंच्या प्रदेशात, है ना। कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। लाल नदी नीले डोंगर, है ना। लाल नदी नीले डोंगर, है ना। ये भी इनकी एक किताब का नाम है। आगे देखते हैं। ही प्रवास वर्णने प्रसिद्ध आहेत। आगे देखते हैं। प्रवास वर्णनानंतर निसर्गाच्या देखण्या रूपाबरोबर सोबत त्या प्रदेशातील लोकजीवनाचे सूक्ष्म अवलोकन, चिंतन व समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण आढळते। देखो, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया कि भले ही राइटर ने बहुत मतलब ट्रैवल क्यों ना किया हो, लेकिन राइटर ने सिर्फ वहाँ की चीजों के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि वहाँ के लोग, उनकी मतलब सोच, उनका रहन सहन, इन सब के बारे में इन्होंने एकदम बारीकी से अपनी किताबों में उन चीजों का जिक्र किया है। और जिक्र ही नहीं बल्कि एनालिसिस भी किया है ना, उन चीजों का। अब आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी काजीरंगा अभयारण्याच्या जंगल सफरीचे वर्णन केलेले आहे। देखो, तो आज हम देखने वाले हैं राइटर के साथ काजीरंगा अभयारण्य की सफर। चलो, तो मैं हूँ आपका हम सफर। इस चैप्टर के द्वारा देख लेते हैं कि काजीरंगा में क्या क्या है ना। चलो, तो देखो क्या बताता है। पहले आपको मैं मराठी में पढ़ के बताऊंगा, बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगा। ओके, चलो फिर देखो। सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काजीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण है। देखो, राइटर कहता है कि अबाउट 265 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस काजीरंगा अभयारण्य का। और राइटर ने उसको नाम क्या दिया है, पशुस्थली, मतलब पशुओं का निवास स्थान, है ना, अथवा अभयारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट। ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है ना। ये जो अभयारण्य है काजीरंगा, ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। क्यों गर्व की बात है, अब आगे देखेंगे। देखो, एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशुपक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाही। देखो, राइटर कहता है कि आप चाहे पूरी दुनिया में घूम लो, लेकिन आसाम में जितने आपको पशु पक्षी देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के अलावा पूरी दुनिया में इतने सारे पशु पक्षी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अपना जो आसाम है ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, आसाम का ये फॉरेस्ट। आगे देखो, इतकेच नव्हे तर आसाममध्ये वावरणारे
काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेच आढळत नाहीत। देखो मतलब यहाँ पर राइटर कहता है कि इतना ही नहीं बल्कि आसाम में कुछ ऐसे भी प्राणी हमें दिखाई पड़ते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलते, है ना। देखो अब ऐसा कौन सा प्राणी है वो देख लेते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आसाम में देखने को मिलता है और दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलता। चलो देखो, ह्यूलॉक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर फक्त आसामातच आढळतो। देखो राइटर कहता है कि ह्यूलॉक नाम का जो एक बंदर है ना, ये इसको पूछ नहीं रहती है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आसाम में ही देखने को मिलेगा, ऐसा राइटर कहता है ना। पुच्छ विहीन यानी उसको पूछ नहीं रहती है, उसको क्या नहीं रहती, उसको पूछ नहीं रहती, इसलिए पुच्छ विहीन कहा गया है। मतलब एक ऐसा बंदर की जिसको पूछ नहीं, और उसका नाम है ह्यूलॉक, और वो सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही देखने को मिलता है। आगे देखो, भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही, त्याचे ह्यूलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरूनच पडलेले आहे। देखो राइटर कहता है कि इस बंदर का जो ह्यूलॉक ये जो नाम है ये उसकी आवाज की वजह से गिरा है ना। चलो तो कुछ उसकी आवाज में खासियत होगी, हो सकता है उसका आवाज ह्यूलॉक ह्यूलॉक इसी टाइप का होगा, इसी के ऊपर से उसका नाम गिरा होगा ह्यूलॉक, है ना। आगे देखते हैं। चलो, आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। देखो तो आसाम की खासियत अगर किसी चीज में है तो वो है उसके एक सिंगी गेंडे में, है ना। मतलब आपको भी पता होगा कि एक सिंगी गेंडा जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में सिर्फ हमें आसाम में ही देखने को मिलता है, और इतना ही नहीं ये आसाम की बहुत बड़ी खासियत भी है। चलो आगे देखो, राज्याचे प्रतीक म्हणून आसामामध्ये ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। देखो तो जैसे कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो खासियत है वो है कांगारू, है ना, वैसे ही आसाम की खासियत है एक शिंगी गेंडा। तो इसीलिए आसाम में आपको जगह जगह उसके जो स्टैचू है वो आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखो, कोणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला जावा। देखो मतलब राइटर कहता है कि किसी को लग सकता है कि अरे इस गेंडे को तो जरा सी भी अकल नहीं होती, और ऐसे बेअकल गेंडे को इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या है ना, और खास तौर पर उसको प्रतीक मानने की जरूरत भी क्या है, ऐसा किसी को लग सकता है। लेकिन देखो पण प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नहीं, है ना। राइटर कहता है कि आपको जितना बुद्धू लगता है उतना वो बुद्धू नहीं होता। आगे देखो, कोणीतरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे हे दाखवले आहे। देखो राइटर कहता है कि किसी अंग्रेज कवि ने गेंडे के ऊपर एक छोटी सी पोएम लिखकर वो बताया है कि कैसे ये गेंडा इंसान से भी अच्छा होता है ना। देखो कोई चीज आपको तब तक अच्छी नहीं लग सकती जब तक कि आप उस चीज के बारे में जानते नहीं हो। अगर आपको किसी चीज में बारीकी से जानकारी मिली तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो चीज अच्छी है या बुरी है ना। शॉर्ट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। चलो आगे देखो, एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यामध्ये फरक असतो। देखो राइटर कहता है कि किसी का स्टैचू देखना और उसको रियलिटी में देखना इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है ना, सच में होता है। मी तर गेंडा व त्याच्या बरोबर आसामातले इतर पशु पक्षी प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो। देखो राइटर कहते हैं तो मैं तो जानबूझकर ही मतलब काजीरंगा के जो भी पशु पक्षी है उनको करीब से देखने के लिए मैं जानबूझकर काजीरंगा को आ गया था, है ना। मतलब कोई कह सकता है अरे हम तो मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर पर या टीवी पर भी वो देख सकते हैं ना, लेकिन जो चीज जो आनंद हमको मतलब रियलिटी में देखकर आता है वो हमें टीवी के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है। और टीवी पर जब हम देखते हैं तब हम हमारे घर के एनवायरनमेंट में होते हैं या स्कूल के एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल का या घर का एनवायरनमेंट हमें वो मजा नहीं दे सकता जो हमें वहां जाकर आ सकता है। आगे देखो, अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात। देखो
राइटर कहते हैं कि अगर आपको पशु पक्षी अगर देखने हैं ऐसे किसी रिजर्व फॉरेस्ट के, तो एक तो आपको बहुत ही सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़े से शाम के वक्त ही निकलना पड़ेगा, तभी आप इन पशु पक्षियों को देख सकते हो, है ना। चलो आगे देखो। आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता, तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो। देखो राइटर कहता है कि मतलब रात को बहुत मतलब थोड़ी सी बारिश चालू थी, इसलिए अगर मुझे लग रहा था कि अगर ये बारिश ऐसी ही कंटिन्यू रही तो सुबह सुबह मैं जल्दी निकल नहीं पाऊंगा वो पशु पक्षी देखने के लिए। लेकिन आगे देखो, पण माझे नसीब जोरदार होते, है ना। राइटर कहता है कि लेकिन मैं खुद नसीब था, है ना। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते। देखो राइटर कहता है जब अगला दिन निकल गया तो मतलब आसमान में कहीं भी बादल छाए हुए नहीं थे, है ना। आसमान एकदम क्लियर था। पूर्वीचा वारा पण इतका शांत होता कि पूर्वेचा वारा, है ना, मतलब पूर्व दिशा से आने वाली हवा भी इतनी सायलेंट थी कि जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते। देखो राइटर कहता है कि जो भी पशु पक्षी जंगल में इधर उधर घूम रहे होंगे, हवा भी कुछ इस तरह से थी कि हमारा मतलब हमारा कुछ भी मतलब वो अंदाजा नहीं लगा सकते थे, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट था, है ना। चलो आगे देखो। काजीरंगाची भूमि ही कर्दम भूमि आहे। देखो राइटर कहते हैं काजीरंगा की जो जमीन है वो बहुत ही कीचड़ है, उस जमीन में कर्दम भूमि यानी कीचड़ की भूमि, है ना। आगे देखो। इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच, है ना। राइटर कहता है कि यहाँ पर इतना कीचड़ होता है कि अगर समझो आप जमीन के ऊपर से चलने लगोगे तो आप कमर इतने धंस सकते हो उस कीचड़ में, इतना ज्यादा कीचड़ वहां पर होता है। और कीचड़ होने की वजह से तो वहां पर हमें गेंडे मिलते हैं। मतलब आप जो फिश रहती है वो पानी के बगैर रह सकती क्या? नहीं। तो जैसे आप पानी के बगैर फिश की इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही आप कीचड़ की बगैर गेंडे की इमेजिन नहीं कर सकते। जहां पानी वहां मछली, और जहां कीचड़ वहां ही आपको गेंडा देखने को मिल सकता है। आगे देखो। शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो। देखो राइटर कहते हैं एक तो एक यहाँ तो कीचड़ तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो घास है वो इतनी बड़ी बड़ी रहती है कि आप हाथी के ऊपर भी अगर बैठ गए तो आप उस घास में पूरी तरह से ढक जाते हो। देखो मतलब कितनी बड़ी बड़ी घास होगी कि जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ आदमी भी उस घास में मतलब ढक जाता होगा, इसलिए तो उस घास को एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। चलो आगे देखो। प्रवाशांना या जंगलात फिरून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकून तैयार ठेवलेले आहेत। देखो राइटर कहता है कि जो भी प्रवासी यहाँ पर फॉरेस्ट की सफर के लिए आते हैं तो उनकी सुविधा के लिए आसाम सरकार ने मतलब 15 से 20 हाथी जो है उनको ट्रेन कर रखा है ना। आगे देखो। हे हत्ती वन्य पशूंना घाबरत नाहीत व दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात। देखो मतलब ये जो हाथी है वहां के जो कि ट्रेन किए गए हैं, ना ही वो किसी को डरते हैं, और इतना ही नहीं वहां की जो बड़ी बड़ी घास है उस घास से ही वो आसानी से अपना रास्ता निकाल सकते हैं, है ना। नहीं तो देख हम बैठ गए किसी ऐसे वैसे हाथी के ऊपर और उस हाथी ने गेंडे को देख लिया और वो भागने लगा, मतलब ना देखा गेंडा ना रहा हाथी और हम गिर सकते हैं कीचड़ में। तो इसीलिए उन हाथियों को खास तौर की ट्रेनिंग दी गई है कि भले आपको गेंडा दिखे शेर दिखे तो उसको डरना नहीं है, ऐसी उनको ट्रेनिंग दी गई है। चलो आगे देखते हैं। हे हत्ती वन्य पशूंना घाबरत नाहीत आणि दाट गवतातूनही मार्ग काढू शकतात। साधारणतः असा समज आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो। देखो क्या कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि गेंडा जो है वो हाथी के ऊपर मतलब गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन आगे देखो। पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तातच नसते। देखो राइटर कहते हैं कि हाँ ये बात अलग है कि गेंडा हाथी के ऊपर मतलब अटैक कर सकता है, लेकिन जो भी हाथी के साथ आदमी होगा या कोई भी होगा उसके ऊपर वो बेचारा गेंडा अटैक नहीं करता। राइटर कहता है कि ऐसा उनके खून में भी नहीं होता,
है ना, जंगली जानवरों की, कि बेवजह किसी को मतलब ये करना, है ना, दुख देना उनके खून में नहीं होता है। आगे देखो, गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नहीं। देखो गेंडा भी कुछ उसी तरह का है जो कि फालतू में किसी को दर्द देना उसके मन में नहीं आता है। चलो आगे देखो, क्वचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो। राइटर कहते हैं कि कभी कभार ही ऐसा होता है कि गेंडा बेचारा अकेला है और समझो वो उसने किसी पर अटैक किया होगा। और ऐसा क्यों है तो राइटर बताते हैं, देखो, पण एकल कोंडेपणाचे पर्यावसान तिरसटपणात झाले नाही तरच ना हो। राइटर कहता है कि गेंडा बेचारा अकेला होता है ना, ना उसके साथ कोई आदमी खेलता है, ना बच्चे रहते हैं उसके साथ खेलने के लिए, मतलब उसके, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे इंसानी बच्चे गेंडे के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो फिर अकेला होने की वजह से थोड़ा सा वो इरिटेट होता होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता होगा, तो थोड़ा सा खुद का फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन जो है वो किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालता होगा, इसलिए कभी कभार वो बेचारा बेवजह भी किसी के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। चलो आगे देखते हैं, जंगलातील प्रचंडकाय प्राण्यात भारतातील एकशिंगी गेंड्याचा 4था नंबर लागतो असे म्हणतात। देखो राइटर कहते हैं कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े प्राणी है ना, जमीन के ऊपर के, है ना, तो उस जमीन के ऊपर के बड़े प्राणियों में इंडियन गेंडे का 4था नंबर लगता है ना। मतलब अब देखो राइटर उनका सीक्वेंस बताता है। अब कोई बोल सकता है कि 4था नंबर गेंडे का लगता है, तो पहले 3 नंबर किनके लगते हैं, तो देखते हैं कि पहले 3 नंबर पर कौन आता है। पहिल्या तिघामध्ये आफ्रिकी हत्ती, भारतीय हत्ती व आफ्रिकेतील सफेद गेंडा यांचा समावेश होतो। देखो राइटर कहता है कि पहले जो 3 नंबर पर है उसमें सबसे ऊपर कौन आता है, अफ्रीकी हाथी जो है वो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। जमीन के ऊपर जो भी विशालकाय प्राणी है, उन जमीन के ऊपर के विशालकाय प्राणियों में अफ्रीकी हाथी नंबर 1 पर आता है, भारतीय हाथी नंबर 2 पर आता है, और अफ्रीका का जो सफेद गेंडा है वो 3 नंबर पर आता है, और भारत का एकशिंगी गेंडा 4थे नंबर पर आता है ना। इस सीक्वेंस को याद रखना। चलो आगे देखो, जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हत्ती मिळाली होती, तिचे नाव वैजयंती असे होते। राइटर कहता है कि जब हम जंगल में घूम रहे थे तो जो मुझे हाथिन मिली थी, है ना, मुझे एक हाथिन मिली थी और उस हाथनी का नाम था वैजयंती, है ना। उस हाथनी का नाम क्या था, वैजयंती। अब देखो उसके बारे में राइटर क्या कहता है, मोठी देखणी इंद्राच्या ऐरावताची मुलगी शोभेल अशी होती ती, आणि चालत पण होती अशी ऐटीत की गवतातून चालताना जणू रेशमी साड़ी सळसळते आहे असे वाटावे। देखो राइटर कहता है कि ये जो हाथी तो ये बहुत ही खूबसूरत थी, यानी इंद्र देव का जो हाथी है उसका नाम रहता है ऐरावत, है ना। आपको पता होगा कि ऐसा लग रहा था कि इंद्रदेव का जो हाथी रहता है ऐरावत कि उसकी बच्ची ही थी ये, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और इस तरह से मतलब उसका चलने का एटीट्यूड भी ऐसा था कि जब वो घास से चल रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसने कोई रेशमी साड़ी पहनी हो, कुछ इस तरह का उसका मिजाज था। आगे देखो, निघाल्यापासून थोड्याच वेळात ती एका जराशा उघड्या ठिकाणी आली आणि माहुताने खून केल्याबरोबर उभी राहिली। देखो राइटर कहता है जैसे ही हम निकले तो निकलने की थोड़ी ही देर के बाद मतलब हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पार किया और एक मतलब खुले स्पेस पर वो आ गई, और आने के बाद माहुत यानी जो उसको कंट्रोल करने वाला जो आदमी रहता है ना, हाथी या हाथनी को, उसको कहते हैं माहुत। तो उसने इशारा किया और जैसे ही माहुत ने इशारा किया वो हाथनी खड़ी हो गई। आगे देखो, समोरच आमच्या जवळ एक गेंडा अगदी निश्चल उभा होता। राइटर कहता है कि हमारे सामने ही एक गेंडा जो है वो निश्चल खड़ा था। निश्चल यानी कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, वो निश्चल यानी बगैर हलचल किए हुआ, है ना, वो कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको कहा गया है निश्चल, है ना। वो गेंडा हमारे सामने ही खड़ा हुआ और ना वो इधर उधर किधर भी नहीं जा रहा था, है ना। आगे देखो, चिलखत घालून पहाऱ्यावर उभ्या असणाऱ्या एखाद्या विशालकाय योद्ध्यासारखा। देखो राइटर कहता है कि वो हमारे सामने कुछ इस तरह से खड़ा था कि सामने उसने चिलखत
चिलखत यानी पुराने जमाने में जो राजा या सेनापति सैनिक जो रहते थे उनके ऊपर मतलब किसी चीज का अटैक ना हो इसलिए जो कपड़े पहनाए जाते थे तो उसको कहते हैं चिलखत, जिसको आज के जमाने में हम बुलेट प्रूफ कपड़े कहते हैं, है ना। तो पुराने जमाने में जो बुलेट प्रूफ कपड़े रहते थे तो उसको कहते हैं चिलखत, लेकिन उसको हम बुलेट प्रूफ नहीं कह सकते, उसको हम तलवार प्रूफ मतलब तलवार प्रूफ कह सकते है ना, क्योंकि मतलब उन पर तलवार का असर नहीं होता इसलिए वो तलवार प्रूफ है ना, वाटर का असर नहीं होता वो वाटर प्रूफ। तो इस तरह से कुछ तलवार प्रूफ कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। आगे देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो दोस्तों, थोड़ा सा मुझे व्यवधान आ गया था तो इसलिए मैंने पॉज किया था, तो आगे देखते हैं। चलो, तो हमने देखा था कि कैसे इनके सामने गेंडा आके खड़ा होता है और इधर उधर नहीं हिलता। चलो आगे देखो। तो कुछ बुलेट प्रूफ की तरह रायटर उनको कहता है ना। आगे देखो। अब जराशी मान हलवून त्याने आमच्याकडे पाहिले व मनात नक्की केले की आपली जागा सोडून पुढे मागे हलण्याची जरूरी नहीं। चलो, राइटर कहता है कि उसने कुछ देर तक हमारी तरफ देखा और उसने ऐसा डिसाइड ही किया कि अब इधर उधर नहीं हलूंगा, यहाँ पर ही मैं खड़ा हो जाऊंगा। आगे देखो अब क्या होता है। त्याचा फोटो घेण्याची माझी मनीषा जाणून माहुताने हत्तीनीला चुचकारत चुचकारत उभे केले। मी गेंड्याचे मनसोक्त फोटो काढले। देखो, राइटर कहता है कि ठीक है, अब वो सामने आ खड़ा हो ही गया था तो मैंने ही डिसाइड किया कि चलो अब इनके फोटो निकालते हैं। और जैसे ही माहौत को पता चला कि मुझे उसके फोटो निकालने हैं तो उसको भी इशारा करते हुए जो हाथनी थी उसको खड़ा रहने के लिए कहा और मैंने भी मतलब दिल खोलकर बहुत सारे उसके फोटो निकाले। आगे देखो आप। त्या माहुताकडून 2 गोष्टींची माहिती मिळाली। चलो, मुझे उस माहौत ने 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई। देखते हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें कोणती है। बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील शिंगाची किंमत जवळजवळ 2000 रुपये इतकी असते ही एक। चलो, राइटर कहता है कि उसने पहली जानकारी ये बताई कि जो गेंडे का जो शिंग होता है उसकी प्राइस बाजार में 2000 रुपये इतनी होती है। और दूसरी जानकारी थी कि शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा हा गेंडा सामाजिक आरोग्याचा भक्त असतो। देखो, उस माहौत ने बताया कि भले ही खुद की बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो हमेशा ही अपनी बॉडी को कीचड़ से ढकता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी भी बहुत अच्छी तरह से मतलब खबरदारी लेता है, उसकी केयर करता है इन्वायरमेंट की। कैसे, तो देखते हैं। संबंध मोठ्या जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो आपले विष्ठा टाकतो। कित्येक मैल दूर असला तरी त्याच एका जागेवर तो नेहमी परतून येतो। घाण वाटेल तिथे टाकू नये आणि शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना त्रास होईल असे वागू नये हे समजणारा गेंडा निसंशय शहानाच म्हटला पाहिजे। राइटर कहता है कि देखो, माहौत ने मुझे ये बताया कि चाहे वो गेंडा कहाँ पर भी हो लेकिन टॉयलेट के लिए उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, उस जगह पर जाकर ही वो टॉयलेट करता है। यानी कहीं भी मतलब जहाँ पर मन आया वहां पर कर दिया टॉयलेट, ऐसा नहीं रहता। वो भी एक डिसिप्लिन का पालन करता है। क्या आपने कभी कैट को टॉयलेट करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी क्योंकि क्या करती है वो, टॉयलेट करने से पहले गड्ढा खोदती है, उसमें टॉयलेट करती है, बाद में उसको ढक देती है ना। इंटरेस्टिंग बात। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। माहुताने खून केली व गरकन वळसा घेऊन वैजयंती दुसरीकडे निघाली। देखो, माहुत ने इशारा किया और हमारी जो ये वैजयंती है वो दूसरी तरफ चल पड़ी। त्याच वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बगळा डोक्यावरून पंख हलवत उड़ाला। राइटर कहते हैं कि उसी वक्त हमारे सर के ऊपर से गाय बगड़ा नाम का जो एक पंछी रहता है वो हमारे सर के ऊपर से इधर से उधर गया और मुझे लगा कि चलो, क्या कहता है, मी लगेच मनात नक्की केले की जवळपास कुठंतरी रान मशीनचा कळप असला पाहिजे। और जैसे ही वो मैंने उस पंछी को देखा तो मेरी समझ में आ गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो रान मशी है ना, मतलब जो पालतू नहीं रहती है ना, ऐसी बफेलो जो पालतू नहीं रहती उनको कहते हैं रान मशी। तो राइटर कहता है कि माझा तर्क खरा ठरला और मेरा जो अंदाजा था वो सही हो गया। गिरकी घेऊन बगळा तिथे उतरला त्या दिशेने माहुताने वैजयंतीला हकारले आणि 5-15 मशीनचा एक कळप शांतपणे चढताना
आमच्या दृष्टीस पडला। राइटर कहता है कि मतलब वो जहाँ पर बगड़ा नीचे आ गया था उस जगह पर हम गए तो हमें दिखाई पड़ा कि वहाँ पर मतलब 10-15 जो बफेलोस थी वो वहाँ पर आराम से घास खा रही थी। आगे देखो, म्हशी गवतातून चालतात त्याच वेळी गवतातले अनेक लहान कीटक घाबरून हवेत उडतात। त्यांना खाण्यासाठी बगळे नेहमीच म्हशींच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवरही येऊन बसतात। राइटर कहता है कि वो भैंस के साथ ही वो बगड़े क्यों रहते हैं, क्योंकि जब वो बफेलो चलती है तो चलते हुए छोटे छोटे मतलब मच्छर वगैरह ऐसे जो है वो हवा में उड़ते हैं और वो उड़ते हुए उनको खाने के लिए वो जो बगड़े रहते हैं वो हमेशा ही उन बफेलोज के साथ में ही रहते हैं। विशाल शिंगांच्या 10-15 म्हशींच्या मधून वावरणारे बगळे पाहून मनात आले की निसर्गाची ही काळ्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे। राइटर कहता है कि मतलब वो जो बफेलोस थी उनका रंग था ब्लैक, वो जो बगड़े थे उनका रंग था व्हाइट। तो ब्लैक भैंसों के ऊपर ये जो सफेद बगड़े जो है ये दृश्य बड़ा ही मतलब खूबसूरत दिखाई दे रहा था और न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि क्यों ना इनकी एक पेंटिंग निकाली जाए। आगे देखो, आसामी जंगलातल्या या रान म्हशींची शिंगे दिसायला मोठी सुंदर आणि विशाल अर्धचंद्राकृती असतात। देखो, राइटर कहता है कि ये जो बफेलोज होती है उनके जो सिंग होते हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े होते हैं, साथ में उनका जो आकार है वो अर्धचंद्राकृति रहता है। आगे देखो, हत्तीपेक्षाही उंच असलेल्या एलिफंट ग्रास म्हणजेच हत्ती गवत मधून चिखल तुडवत माहुताने वैजयंतीला पुढे काढली। राइटर कहता है कि हाथी से भी ज्यादा जो ग्रास रहता है वो ऊपर था और मतलब उस घास में से मतलब ये जो कीचड़ था उसको पार करते हुए वैजयंती को माहुत ने आगे चलने को कहा। थोडे अंतर चालून गेल्यावर मध्येच थांबून तिने सोंड वर केली आणि तुतारी सारखी दीर्घ किंकाळी फोडली। चलो, मतलब क्या कहता है राइटर कि थोड़ा सा अंतर चलने के बाद वो वैजयंती एकदम से रुक गई और रुकी नहीं बल्कि उसने अपनी जो सूंड है उसको ऊपर किया और जोर से एक आवाज निकाली। चलो देखो, अभी इशारा किसके लिए था, ये जो आवाज थी, मला वाटले काहीतरी संकट आहे। राइटर की समझ में आ गया कि ये आवाज हाथी ऐसा आवाज तभी निकालता है जब उसको कुछ डेंजर सा महसूस होता है। चलो, माहुताने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तीनीला पुढे चालण्याची सूचना केली। राइटर कहते कि माहुत ने इधर उधर देखा और हाथीन को कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम आगे चलो। सावधपणाने पावले टाकत गवतातून चालत ती एका डबक्यापाशी आली। देखो, मतलब बहुत आराम से है ना, वो एक मतलब ऐसी जगह पर आई जहां पर कुछ पानी वगैरह था। डबक्याच्या काठावर एक हरिण मळून पडले होते। हत्तीनीने पुन्हा एक किंकाळी फोडली आणि तोंड हवेत फिरून चारी दिशांचा वास घेतला। देखो, राइटर कहता है कि हम उस पानी के पास आ गए तो उस पानी के किनारे एक हिरन जो था वो मरा हुआ पड़ा था, है ना, और उस हिरन को देखकर हाथिनी ने फिर एक बार आवाज निकाली और चारों दिशाओं से उसने अपनी सूंड फैलाकर मतलब सूंघा, है ना, कि कहीं कुछ कोई डेंजर सा प्राणी तो नहीं आसपास। जणू काही मृत्यूची पावले आजूबाजूला कुठे रेंगाळत आहेत की काय याचा ती मागोवा घेत होती। राइटर कहता है कि वो ऐसा कर कर ये जानना चाहती थी कि कहीं आसपास मेरी मौत का जो सौदागर है, जो प्राणी है, चाहे शेर हो चाहे बाघ हो, ये तो नहीं है, ये वो जान रही थी। माहुताने वैजयंतीला जरा खाली वाकायला लावले आणि आपल्या सोबत्याला खाली उडी मारायला सांगितले। देखो, मतलब राइटर कहता है कि माहुत ने वैजयंती को थोड़ा सा नीचे होने के लिए कहा और जब वो नीचे हो गई तो उसका जो साथी था वो नीचे कूद गया जानबूझकर। आगे देखो, त्या सोबत्याने खाली उतरून हरणाच्या प्रेताचे नीट निरीक्षण केले। कुठल्या तरी प्राण्याने छातीत शिंग खुपसून त्याची हत्या केली होती। किती नाजूक सुंदर जीव, पण जनावरांच्या एका आंधळ्या वेड्या लहरी बरोबर चक्काचूर झाला त्याचा। माझे मन क्षणभर बधीर झाले। राइटर कहता है कि जब उस माहुत के साथी ने उसका ऑब्जर्वेशन किया उस हिरण का, तो उसको पता चला कि किसी न किसी प्राणी ने इसके पेट में मतलब सिंग घुसाकर इसकी हत्या कर दी है। राइटर कहता है कि मतलब क्या जरूरत थी इसको मारने की, है ना, बेवजह बेचारे को मार दिया। और इस ख्याल से मुझे मतलब थोड़ा सा उदास हो गया मैं। आगे देखो, काझीरंगाचा विस्तीर्ण वनप्रदेश तुडवत आणि भिजलेल्या वाऱ्यावर मंद मंद गतीने तरंगत गिरक्या घेणारा जमिनीचा व गवताचा वास हुंगत
वैजयंती प्रवासी बंगल्याच्या दिशेने चालू लागली। देखो राइटर कहता है कि वो जो काजीरंगा एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट था, उसमें चलते चलते मतलब कहीं जो मंद हवा के झोंके और जमीन वो कीचड़, मतलब ऐसा करते करते वैजयंती जो है वो चल रही थी। का कोण जाणे, पण वाटेत पुन्हा ती थबकली आणि त्याच वेळी समोरून हरणांचा एक कळप उड्या मारत पळत पळत निघून गेला। राइटर कहता है कि वैसे हम चल ही रहे थे, मतलब मजा लेते हुए इधर उधर टहलते टहलते हम तो चल रहे थे, लेकिन इतने में वैजयंती फिर एक बार रुकी और आगे देखा तो क्या, एक बहुत बड़ा मतलब जो हिरण का जो ग्रुप होता है वो हमारे सामने से मतलब भागे भागे जा रहा था, है ना। आगे देखो, त्या हरणांकडे पाहून एका विलक्षण समाधानाने माझे मन भरून आले। राइटर कहते कि उन हिरणों को देखकर मतलब मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। आगे देखो, त्यांचा तो कळप सारंगांचा आहे असे मनाला वाटू लागले, है ना। त्यांचा तो कळप सारंगाचा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बादल ही है जो जमीन के ऊपर से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। किंचित काळसर अंगावर अस्पष्ट पांढुरके ठिपके असलेल्या हरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात। देखो राइटर कहता है कि मतलब वैसे तो थोड़े से वो काले के ऊपर थोड़े से सफेद धब्बे जो है कुछ ऐसा है, मतलब मानो आसमान में कुछ सफेद बादल रहते हैं, कुछ काले बादल रहते हैं, और वो जब साथ साथ में मतलब ट्रैवल करते हैं हवा से, काले और सफेद बादल, कुछ इसी तरह का नज़ारा हिरणों का भी दिखाई देता है। इसीलिए हिरणों को भी सारंग कहा जाता है और बादलों को भी सारंग कहा जाता है संस्कृत में। आगे देखो, हरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात। या हरणांचा कळप वेगाने जातो त्यावेळी एखादा काळा पांढरा ढग वाऱ्यावर तरंगतो आहे असे वाटते। देखो राइटर कहता है कि जब ये हिरण दौड़ते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई बादल ही सफेद और काले बादल है जो दौड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ढगाला देखील संस्कृत भाषेत सारंग हे नाव आहे। देखो इसीलिए बादलों को भी संस्कृत में सारंग कहा जाता है। वैशाखातल्या पांढुरक्या ढगांसारखे क्षणाला वेगवेगळे रूप घेणारे मन तिथे घोटाळत असता वैजयंती काझीरंगाच्या कडेला येऊन उभी राहिली आणि प्रवासी बंगला तेथून जवळच होता। देखो राइटर कहता है कि कुछ इसी तरह की इन्वायरमेंट था, बहुत ही मजे का इन्वायरमेंट था उस जगह पे, और मन न जाने वहां से निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अब वैजयंती जो है, जिस बंगले पर मैं रुका था उस बंगले के पास आकर खड़ी हो गई थी। चलो, तो कुछ इस तरह से राइटर ने हमको काजीरंगा अभयारण्य का ट्रैवल करवाया है। आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप सुन रहे थे द पार्टिसस एकेडमी चैनल। थैंक यू दोस्तों।